चैप्टर्स 2181, 2182, 2183, 2184। चैप्टर स्टार्ट। बैटलफील्ड की सारी जरूरी खबर सीधा ड्यूक में और ड्यूक टोम के दिमाग में उतर गई। जिस पाल उन्होंने बैटलफील्ड को अपनी ईंट से देखा, उसी पाल उन्हें मौजूदा हालत का भी अंदाजा हो गया। ड्यूक में ने एक ठंडी सांस ली। ड्यूक लॉन्ग। एक जमाना था जब उसने पहली बार ड्यूक लॉन्ग को देखा था, तब उसके बाल काले थे और वो एक नौजवान था। जिस पल ड्यूक लॉन्ग ने हेवनली कोर्ट ज्वाइन किया, उसकी मुलाकात ड्यूक में से हुई। भाले हाई ड्यूक में सीनियर था। उसने तुरंत झुककर सलाम किया। दोस्त, तुम एक डाउ गार्डियन हो। पूरी दुनिया की खुशियों का बोझ अब तुम्हारे कंधों पर है। ड्यूक लॉन्ग ने गंभीरता से जवाब दिया। मैं इस दुनिया के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, भले ही मुझे अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वक्त गुजरता गया। जब ड्यूक में पांचों रीजन्स में दोबारा जागा, तो ड्यूक लॉन्ग उससे पहले ही शहीद हो चुका था। ड्यूक लॉन्ग, तुमने क्या शान की मौत पाई है। पूरी जिंदगी तुम अपने उस वादे से नहीं पलते जो तुमने शुरू में किया था। ड्यूक में ने गहरी भावनाओं के साथ कहा और फिर आगे उठ गया। और अब हमारी बारी है। कैलमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान की एग में तेज रोशनी चमकी। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड, तो ये हमेशा से यहीं आसपास था। हेवनली कोर्ट के तरीके भी कमाल के हैं। इतनी बार जांच करने के बाद भी हम इसे ढूंढ नहीं पाए। चाहे लॉन्जेविटी हेवन हो या फैंग युआन, उन्होंने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की इंफॉर्मेशन पहले हाई कंफर्म कर ली थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस लड़ाई के दौरान गू इमॉर्टल्स जागेंगे। जल्दी देखो, फैंग युआन की तरफ से नई चाल चली जा रही है। 8 एक्सट्रेमिटीज में से एक चिल्लाया। बिंग साई चुवान ने फौरन अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि 4 इमॉर्टल गू हाउसेज, प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हाउस, ड्रैगन सोल डार्क कैसल, रेड रिवर पवेलियन और रेड हेवनली ऑल्टर ने अपनी जगह बदल ली थी और पहाड़ से नीचे उड़ रहे थे। बिंग साई चुवान हैरत में पड़े बिना नहीं रह सका। लगता है फैंग युआन के पास पहले से ही एक प्लान है, लेकिन एक साथ 4 इमॉर्टल गू हाउसेज को मूव करना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। फैंग युआन के पास कुल 7 इमॉर्टल गू हाउसेज थी। अब जब राइजिंग क्लाउड सिटी डेमन इमॉर्टल ची जुए को दे दिया गया था और 4 इमॉर्टल गू हाउसेज को हटाने के बाद पहाड़ पर सिर्फ इनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस और स्कारलेट पैलेस बचे थे। इस वक्त सबसे जरूरी काम बुक माउंटेन की चोटी तक पहुंचना और हेवनली कोर्ट के किलर मूव को बर्बाद करना था, ताकि वो प्राइमोर्डियल डोमेन हासिल न कर सके। लेकिन अभी फैंग युआन ने अपनी फोर्सेस को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के गू इमॉर्टल्स पर हमला करने के लिए भेजे दिया था। वो गलत टारगेट पर अपना ध्यान लगा रहा था। पर अगले हाईपैल, चारों अलग हुए इमॉर्टल गू हाउसेज बैठ गए। प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हाउस और रेड रिवर पवेलियन जहन बूडू की मदद करने किंग चू से लड़ने चले गए। ड्रैगन सोल डार्क कास्टल और रेड हेवनली ऑल्टर हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ गए। बिंग साई चुवान फौरन समझ गया। वो अपने मन में चिल्लाया, तो फैंग युआन जहन बूडू को फ्री करवाने की कोशिश कर रहा है। जहन बूडू के पास इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन था। वो ताकतवर और ना रोक पाने वाला था। वो फैंग युआन की तरफ से पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे जरूरी बैटल स्ट्रेंथ था। भाले हाई फेरी मिंगहाओ का हम्बल रेसिप्लिकेशन किलर मूव ऐप टूट चुका था। पहाड़ की चोटी पर 3 सूडो वेनरेबल द अगर आर्म रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेज चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते, तो वो तीनों उन्हें दबा देते। डिवाइन एम्परर सिटी पहाड़ के बीच के हिस्से में थी। वो भी एक मुश्किल रुकावट थी। उसके पास ब्रोकन होम्स एंड डेड फैमिली किलर मूव था, जो इमॉर्टल गू हाउसेज के लिए सबसे बड़ा काउंटर था। इसीलिए जहन बूडू को आगे बढ़ने देना ही सबसे समझदारी वाला फैसला था। ड्रैगन सोल डार्क कास्टल और रेड हेवनली ऑल्टर तेजी से उड़े और जल्द हाई ड्यूक में और ड्यूक टोम के सामने पहुंच गए। ड्यूक में ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ सीधे किए और उन्हें दोनों इमॉर्टल गू हाउसेज पर निशाना साधा। अचानक ड्रैगन सोल डार्क कास्टल और रेड हेवनली ऑल्टर के चारों तरफ बेलन यूजी आई। ये बेलें सूखी और सख्त थी। उन्होंने दोनों इमॉर्टल गू हाउसेज को बुरी तरह जकड़ लिया। अरे नहीं, इमॉर्टल गू हाउसेज में स्टोर की हुई इमॉर्टल एसेंस को ये बेलें खींच रही हैं। फैंग युआन के गू इमॉर्टल्स को इसका एहसास हुआ और वो गुस्से से चिल्लाए। दोनों इमॉर्टल गू हाउसेज ने पलटवार करना शुरू कर दिया। रेड हेवनली ऑल्टर की सतह से तेज लाल रोशनी निकलने लगी, जिसने अपने आसपास की सारी सूखी बेलों को पिघला दिया। ड्रैगन सोल डार्क कैसल से ड्रैगन के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके चारों तरफ की बेलों को तोड़कर हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन इतने टाइम में ड्यूक टोम का किलर मूव पहले ही तैयार हो चुका था। 2 अलग अलग साइज के कांसे के छल्ले तुरंत बने और दोनों इमॉर्टल गू हाउसेज से जुड़ गए और तेजी से घूमने लगे, जोर से भिनभिनाते हुए। कांसे के छल्ले इतनी तेजी से उड़ रहे थे
कि वो धुंधली परछाइयों जैसे लग रहे थे जिन्होंने अन इमॉर्टल गू हाउसेस को वहीं जम कर दिया था जिन्हें उन्होंने घेर रखा था। हेवनली कोर्ट ने अपने सबक से सीखा था। फेट वॉर के दौरान जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के तरीके की वजह से लॉन्जेविटी हेवन सीधा हेवनली कोर्ट में घुसने में कामयाब हो गया था, जिससे वो चौकन्ने नहीं थे। अस लड़ाई में भाले हाय हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स जागे, लेकिन इमॉर्टल गू ना होने की वजह से वो अपनी असली बैटल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। लेकिन अब हेवनली कोर्ट ने अपने सोए हुए गू इमॉर्टल्स के लिए इमॉर्टल गू पहले से तैयार कर रखे थे। इसीलिए ड्यूक में और ड्यूक टोंग तुरंत एक्शन ले पाए और दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को काबू कर लिया। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक ड्रैगन सोल डार्क कैसल के अंदर से एक ड्रैगन सोल निकली। इस ड्रैगन सोल ने कई कोशिशें की और आखिरकार कांसे के छल्ले को तोड़ने में कामयाब हो गई। इसके बाद फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट अपने इमॉर्टल गू हाउस से बाहर निकली और ड्यूक में और ड्यूक टोंग पर हमला कर दिया। फेरी मियाओ यिन ने वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड एक्टिवेट किया। उसके 8 हाथ बड़ी खूबसूरती से फैल गए। लेडी व्हाइट रैबिट के चारों तरफ रोशनी के गोले उसकी ऑरा जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। दोनों इमॉर्टल्स आगे बढ़े। ड्यूक में ने उन्हें सबसे पहले रोका। कुछ राउंड्स के बाद लेडी व्हाइट रैबिट ने एक कमजोरी देखी और ड्यूक में से बचकर ड्यूक टोंग पर हमला करने निकल गई। ड्यूक टोंग को बीच में रोक दिया गया। उस अपना कांसे के छल्ले वाला किलर मूव कैंसिल करना पड़ा और उसकी जगह व्हाइट रैबिट से लड़ना पड़ा। चारों इमॉर्टल्स लगातार टकराते और अलग होते रहे। उनकी लड़ाई में कोई दखल नहीं दे सकता था। ड्यूक में और ड्यूक टोंग के पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था और उनकी बैटल स्ट्रेंथ कीन डिंग लिंग के बराबर थी, लेकिन उनके पास ड्यूक लॉन्ग जैसी सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी। ड्रैगन सोल डार्क कास्टल और रेड हेवनली ऑल्टर आजाद हो गए। उन्होंने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पर हमला कर दिया, उस बर्बाद करने की कोशिश में। धड़ाम! यह दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस अभी आगे बढ़े हायद कि एक गू इमॉर्टल ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस गू इमॉर्टल का चेहरा शांत था। उसकी नाक ऊंची और एड़ी गहरी थी। उसके कंधे ऊपर उठे हुए थे और अन पर एक छोटा पहाड़ रखा हुआ था। जब तक मैं अंकल फंग यहां हूं, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। अंकल फंग ने दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस का रास्ता रोका। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई अकेला ही पूरी फौज को रोकने निकला हो। फैंग युआन के लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इमॉर्टल गू हाउसेस को कंट्रोल करके हमला किया। लेकिन अंकल फंग लू वे यिन की तरह लड़ता था। वो डिफेंस में माहिर द दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस के हमले के बावजूद उसने उन्हें रोके रखा। ए फ्लैट क्या करे? रेड हेवनली ऑल्टर में एक गू इमॉर्टल ने पूछा। अभी फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट ड्यूक में और ड्यूक टोंग से लड़ रही थी। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को बर्बाद करने का मिशन इन दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस के हाथों में था। कोई टेंशन नहीं, वो हमारे तरीके की चपेट में आ चुका है। ड्रैगन सोल डार्क कैसल के इमॉर्टल्स ने अजीब तरह से हंसकर कहा। जैसे ही उसने ये कहा, अंकल फंग का चेहरा राख जैसा हो गया। उसने आत्मा के टुकड़े थूक दिए। एक सोल पथ का तरीका? अंकल फंग ने तेवर चढ़ाए। उसके जमाने में सोल पाथ नहीं था। ठीक उसी वक्त इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से एक नया जागा हुआ गू इमॉर्टल बाहर निकला। लगता है वे बिल्कुल सही टाइम पर जागी हूं। यह फीमेल इमॉर्टल सिर्फ एक आत्मा थी, उसका कोई शरीर नहीं था। उसने अंकल फंग पर हल्के से फूंका। ये नीली ग्रे सांस अंकल फंग के शरीर तक पहुंची और तेजी से उसकी आत्मा में मिल गई। अंकल फंग को आराम महसूस हुआ। उसकी आत्मा का घाव तेजी से भर रहा था। ओ नो! यह हेवनली कोर्ट की स्पेक्ट्रल सोल के जमाने की सोल पाथ की ग्रेट एक्सपर्ट है, फेरी मेडन सोल जो थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के टक्कर की है। वो हीलिंग के तरीकों में सबसे माहिर है। ड्रैगन सोल डार्क कैसल के गू इमॉर्टल्स के चेहरे का रंग बदल गया। रेड हेवनली ऑल्टर में बैठे लोगों ने दांत पीसे। पहले इस हीलिंग गो इमॉर्टल को मारो, वरना हमारी सारी मेहनत पर यह पानी फेर देगी। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस ने अपना टारगेट फेरी मेडन सोल पर फोकस कर लिया। हर तरह के किलर मूव्स इस्तेमाल किए गए। अंकल फंग ने जी जान से बचाव किया। दोनों तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई और उनकी टक्कर से आसमान काला पड़ गया, हवाएं और लहरें उठने लगी। जब वो एक डेडलॉक में थे, एक और इमॉर्टल जागा और लड़ाई में शामिल हो गया। इस इमॉर्टल का सर गोल और कान बड़े दी। उसने ढीला ढाला चोगा पहना हुआ था और उसके चारों तरफ की पात की ओरा हो रही थी। बूम बूम बूम! जैसे ही हवा में धमाके हुए कि पाथ वाला इमॉर्टल दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस के बीच घुस गया। मेरा यह मूव लो, रगड फिंडश ची! की पाथ वाले इमॉर्टल ने चिल्लाते हुए अपनी आस्तीनें लहराई और बेशुमार शैतानी की के निशान बाहर निकाले। शैतानी की इकट्ठा हुई और उसने रूप ले लिया। बड़े बड़े पत्थरों में बदलकर पहाड़ और घाटियां बन गई
और दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को घेर लिया। रेड हेवनली ऑल्टर और ड्रैगन सोल डार्क कैसल ने पहले ही पाल में बाहर निकलने की कोशिश की, बेशुमार शैतानिकी के पहाड़ों को तोड़ते हुए। लेकिन इन पहाड़ों के टूटने के बाद वो फौरन फिर से बन जाते ताकि इमॉर्टल गू हाउसेस को रोक सकें। ये तो सीनियर 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क हैं। एंकल फंग और फेरी मेडन सोल हैरान थे। 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क इतिहास में मशहूर एक की पाथ एक्सपर्ट था। जब वो रैंक 8 बना और दुनिया घुमा, उसने जानबूझकर शैतानिकी के समुद्री झरने ढूंढे और उनसे शबी बनाए। उसने कुल 99 शबी बनाए और उनसे एक शानदार फौज तैयार की। ये शबी उसके इमॉर्टल किलर मूव्स के साथ कंपैटिबल द, वो उन्हें बेहद अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। इस दौर में लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी का शबी 95 उनमें से एक था। इतने लंबे वक्त के बाद उसकी ताकत लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट लेवल तक बढ़ गई थी। 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क की मदद से हेवनली कोर्ट इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद और भी गू इमॉर्टल्स जागने लगे। हेवनली कोर्ट ने शुरुआती सबसे खतरनाक फेज को पार कर लिया था। उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। कई गू इमॉर्टल्स सीधा छोटे बैटलफील्ड से बचकर बुक माउंटेन को रिइंफोर्स करने की कोशिश करने लगे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, तुम वहीं हो? बाहर निकलो और मेरा सामना करो। गोल्डन हुप्ड ग्रेट इमॉर्टल ने गहरी गुस्से में चिल्लाया। उसने एक बार जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को हेवनली कोर्ट घूमने के लिए इनवाइट किया था। इस वक्त जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक बीज बोया जो फेट वॉर के दौरान फूटा, जिससे लॉन्जेविटी हेवनली कोर्ट में पहुंच गया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 95 यहां आओ। 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क ने डेमन इमॉर्टल ची जुए को रोका और शबी 95 को इशारा किया। मालिक। शबी 95 तारीफ और डर से भरा हुआ था। वो अपने पूरे शरीर पर घाव लिए 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क के पास गया। 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क ने यूज हल्के से थपथपाया। शबी 95 तुरंत ताजगी से भर गया। उसके ज्यादातर घाव ठीक हो गए। डेमन इमॉर्टल ची जुए का चेहरा काला पद गया था। 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क के आने से शबी 95 को पकड़ने का उसका प्लान अब नामुमकिन हो गया था। यूज रोको। ठीक उसी वक्त फेरी मिंग हाउ चिल्लाई। जहन बूडू एक गुस्से से भरे ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा। वो पहाड़ के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा से आ पहुंचा। उसके पीछे किंग चू लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन यूज प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हाउस और रेड रिवर पवेलियन ने रोक रखा था। वो जहन बूडू को रोकने के लिए तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क ने एक गहरी सांस ली। तुम इस जनरेशन के डेमन फैंग युआन के क्लोन्स में से एक हो? जरा मुझे अपनी ताकत का मजा चखने दो। जैसे ही वो जाने वाला था, डेमन इमॉर्टल चीजू ने यूज रोक लिया। वो हंसा। तुम्हें क्या लगा, तुम जा सकते हो? 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क का चेहरा गंभीर हो गया। जब सीनियर इतना जिद कर रहे हैं तो मुझ जूनियर को अपनी जान जोखिम में डालकर आपसे लड़ना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? गु यू फैंग जेंग जोर से चिल्लाया। डेमन जजमेंट बोर्ड जो आसपास उड़ रहा था तेजी से पहुंचा, लेकिन एक जोर की आवाज के साथ उस अभी अभी आए अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस ने दूर फेंक दिया। जहन बूडू की मदद करो ताकि वो पहाड़ की चोटी तक लड़ सके। दूसरे इमॉर्टल्स ने मौका देखा। उन्होंने एक्शन लिया और हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को जहन बूडू के लिए रोक लिया। फेरी मिंग हाउ ने यह देखा और गहरी सांस ली। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय बाहर आने और जहन बूडू के सामने खड़े होने के। रुको, हट जा। जहन बूडू चिल्लाया। उसने जोर से अपना हाथ घुमाया। बूम! फेरी मिंग हाउ का शरीर चमकदार सितारों की रोशनी से ढक गया। भले ही उसने इस हमले को रोक लिया, लेकिन उसका पूरा शरीर एक टॉप के गोले की तरह उड़ता चला गया। वो बुक माउंटेन पर कई चट्टानों से टकराती हुई रुकी। फेरी मिंग हाउ का शरीर कांपा और वो तेजी से खड़ी हो गई। यूज चोट नहीं लगी थी, लेकिन मसाला ये था कि वो जहन बूडू को रोक नहीं पा रही थी। मौजूदा हालत में जहन बूडू का खतरा इमॉर्टल गू हाउसेस से कहीं ज्यादा था। स्वूश स्वूश स्वूश! फेरी मिंग हाउ ने हल्के से पैर पटका और तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेली फैलाई और दर्जनों सितारों के कण उड़ने लगे। जहन बूडू ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने सितारों के कानों को अपने ऊपर गिरने दिया। वो एक ड्रैगन या टाइगर की तरह खूंखार था। उसका निशाना सिर्फ पहाड़ की चोटी थी। फेरी मिंग हाउ ने अपने दांत पीसे। वो सिर्फ आगे बढ़ सकती थी और जहन बूडू का सामना क्लोज कॉम्बैट में कर सकती थी। जहन बूडू ने एक लात मारी और वो फिर से दूर जा गिरी। उसने उस पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। चार्ज! कुछ गू इमॉर्टल्स ने जहन बूडू को बुक माउंटेन की चोटी पर चढ़ते देखा। वो जश्न मनाने हाय वाले द की अचानक उनके सामने सितारों की रोशनी चमकी। जहन बूडू सितारों की रोशनी से घिर गया और तेजी से गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा
तो वो बुक माउंटेन के बेस पर था। इमॉर्टल्स हैरान रह गए और फिर समझ गए कि क्या हुआ। यह किलर मूव नया नहीं था, इसे फेट वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि उम्मीद थी, जब जहन बूडू ने सर उठाकर बुक माउंटेन के ऊपर देखा तो उसने एक छोटा और नाजुक सा इमॉर्टल गू हाउस देखा। स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड के अलावा और कौन सा चेसबोर्ड जैसा दिखने वाला इमॉर्टल गू हाउस हो सकता था? स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड से सितारों की रोशनी निकल रही थी। कोई भी दुश्मन जो पहाड़ की चोटी के पास आता, वो सितारों की रोशनी में घिर जाता और जबरदस्ती कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया जाता। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे पार करना नामुमकिन था। फेरी मिंगहाओ ने फिर से जहन बूडू पर हमला किया। उस रोकने की कोशिश करते हुए अंदर से घबरा रही थी। उम्मीद है इस किलर मूव को कोई तोड़ नहीं पाएगा। यह मूव पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका था। एक गू इमॉर्टल जितनी बार अपने तरीके का इस्तेमाल करता है, उसके पकड़े जाने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। जहन बूडू की नज़र हल्की सी धुंधली हो गई। उसने जल्द ही एक फैसला कर लिया। वो फेरी मिंगहाओ के गुस्से भरे हमलों को सहता रहा और पूरी रफ्तार से फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई तरक्की नहीं की है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। फेरी फंग या पहले पूरी तरह से प्राइमोडियल डोमेन को हासिल करने में लगी हुई थी। अब यूज मल्टीटास्क करना पड़ रहा था और स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को कंट्रोल करना पड़ रहा था। उसकी एफिशिएंसी काफी कम हो गई थी। फैंग युआन की साइड को यूज डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दबाव बनाए रखना था। फेरी मिंगहाओ के पास एक शानदार कॉम्बैट सिस्टम था। जितने ज्यादा सितारे टारगेट को लगते, उतना ही ज्यादा नुकसान उन्हें धीरे धीरे होता। जहन बूडू ने शुरू में उन सितारों का सामना किया जो उसकी खाल तक नहीं भेद पा रहे थे, लेकिन सैकड़ों सितारों के हमलों के बाद वो खून से नहा गया। जब हमले 1000 से ज्यादा हो गए तो उसके जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियां तक दिखने लगी थी। इस दौरान वो ऊपर चढ़ने की 3 कोशिशों में नाकाम हो चुका था। यूज हर बार स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड ने ट्रांसपोर्ट कर दिया था। लगता है इस वक्त कोई भी इस तरीके को तोड़ नहीं सकता। फेरी मिंगहाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस दौरान गू इमॉर्टल्स ने एक्शन लिया था, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड के किलर मूव को हेवनली कोर्ट लगातार थोड़ा बहुत बदलता रहता था, जिससे वो अब भी असरदार था। ये और लंबा नहीं खींच सकता। चीसी एंसेस्टर शुरू से हाई फेरी यूजू से लड़ रहा था। जहन बूडू की हालत देखकर उसने एक फैसला किया। उसने अपनी आस्तीनें लहराई। एक परछाई बाहर निकली जिसने उसके असली शरीर की जगह ले ली ताकि फेरी यूजू को धोखा दे सके। फेरी यूजू ने जल्द ही इस नकली शरीर को पहचान लिया, लेकिन लू वेयिन उसके सामने आ गया और उस जी जान से रोकने लगा। क्योंकि फेरी यूजू एक पल के लिए रुक गई थी, दूर खड़े की सी एंसेस्टर ने अपने सर के ऊपर आसमान और जमीन का एक अनोखा डोमेन बुला लिया। हुलैंड डेमन इमॉर्टल चीजू 7 फींडिश प्राइमेवल मोनार्क से लड़ रहा था। इस पल दोनों एक साथ मुड़े और एक साथ चिल्लाए, हट जाओ। चीसी एंसेस्टर की आस्तीनें उसकी दाढ़ी के साथ जोर से लहरा रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। लू वेयिन तेजी से साइड में हट गया, लेकिन की सी एंसेस्टर ने अचानक दिशा बदली और बुक माउंटेन की तरफ निशाना साधा। अरे नहीं! फेरी यूजू ने यह देखा और उसका दिल उछाल पड़ा। उसने तेजी से एक किलर मूव इस्तेमाल किया। खतरे की परवाह न करते हुए वो चीसी एंसेस्टर और बुक माउंटेन के बीच खड़ी हो गई। इमॉर्टल किलर मूव हु एलिवेशन। हु लैंड अचानक जोर से हिला और उससे बेशुमार की धाराएं तेजी से निकली। की धाराएं जोर से और शान से हो रही थी। उनमें नेकी की, बुराई की, खून की, अजीब की और भी कई तरह की थी। वो सब हुलैंड के असर से एक ताकत में जुड़ गई थी। वो आपस में बुरी तरह जुड़ी हुई थी और अलग नहीं हो सकती थी। बम! आसमान और जमीन हिल गए। इसने राक्षसों और देवताओं को भी हैरान कर दिया। एक बेहद मोती की किरण अचानक निकली। वो बुक माउंटेन की तरफ ऐसी भयानक ताकत के साथ बढ़ी जो जमीन आसमान को चीर सकती थी। फेरी यूजू ने अपने दांत पीसे। उसने अपना सबसे मजबूत बचाव का तरीका इस्तेमाल किया। उसके शरीर के चारों तरफ विजडम पाथ के ताज़ा निशान घूमने लगे, जो पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहे थे। जैसे ही की किरण पास आए, विजडम पाथ के निशान तेजी से पिघल गए और फेरी यूजू का छोटा सा शरीर अस विशाल ताकत में डूब गया। की किरण इससे रुक गई और उसकी 30% ताकत कम हो गई, लेकिन वो अब भी ना रोक पाने वाले जोश के साथ बुक माउंटेन की तरफ बढ़ती रही। सोचना भी मत। जरूरी पाल में बाई कैंग शुई ने एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल किया और आगे बढ़ गई। एक आसमान हिला देने वाली आवाज के साथ हेवनली कोर्ट का रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस सिर्फ कुछ सांसों तक ही टिक पाया और फिर बिखर गया। बुक माउंटेन पर स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड ने एक रोशनी की किरण छोड़ी जो इमॉर्टल गू हाउस के गैप से होते हुए बाई कैंग शुई पर गिरी और उस वहां से ले गई।
बाइकैंग शुई के कंट्रोल के बिना इमोर्टल गू हाउस की किरण से तेजी से बर्बाद हो गया और टुकड़ों में बदल गया। इसके बाद अन टुकड़ों को भी की किरण ने हवा में उड़ा दिया। की किरण की ताकत 20% और कम हो गई, लेकिन वो बुक माउंटेन से 100 कदम से भी कम दूर थी। जरूरी पाल में एक सुनहरे हरे रंग का दानव प्रकट हुआ। ये किंग चू था। किंग चू ने अपनी ढाल उठाई और की किरण को रोक लिया। बूम! की के स्तंभ ने किंग चू को बुक माउंटेन में डे मारा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया जो सैकड़ों फीट गहरा था। की किरण के खत्म होने के बाद भी उसकी बची हुई और पूरे बैटलफील्ड में फैली हुई थी। किंग चू बिल्कुल नहीं हिला, उसकी ढाल टूट चुकी थी और उसकी छाती पर एक बड़ा सा छेद बन गया था जिसके आर पार देखा जा सकता था। डिवाइन एम्परर सिटी तेजी से हरी रोशनी चमकाते हुए पास आई, एक चक्कर बना और उसने किंग चू की लाश को अपने अंदर खींच लिया। कहीं और फेरी मिंग हाओ के पास सितारों के कण चमकने लगे और फेरी यूजू प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए वो एक दयनीय हालत में थी। उसका चेहरा पीला था, उसका शरीर स्थिर नहीं था, जमीन पर आते ही वो आधे घुटनों के बाल बैठ गई। चीसी एंसेस्टर का हु एलिवेशन किलर मूव बेहद ताकतवर था। उसने एक हाई मूव में यूजू को हराए, इमोर्टल गू हाउस को बर्बाद किया और किंग चू को मार डाला। लेकिन सी एंसेस्टर की हालत भी खराब थी। इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद उसने अपनी इमोर्टल एसेंस स्टोरेज का 30% खो दिया। उसने 10,000 की पाथ डाउ मार्क्स भी खर्च कर दिए। उसके आसपास की जगह से जंजीरें निकलने लगी, जिन्होंने सी एंसेस्टर को एक जगह बांध दिया। सी एंसेस्टर का किलर मूव बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसने लिमिटलेस के जवाबी तरीके को ट्रिगर कर दिया। लू वे येन ने यह देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। अगर ये हु एलिवेशन बुक माउंटेन पर इस्तेमाल न किया जाता, जिसे हेवनली कोर्ट जी जान से बचा रहा था, तो इसने महान दुनियाओं को भारी नुकसान पहुंचाया होता। यह लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के आखिरी डेरिवेशन को बुरी तरह प्रभावित करता। इसीलिए लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का तरीका एक्टिवेट हो गया, जिसने सी एंसेस्टर को तुरंत काबू कर लिया। सी एंसेस्टर ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो बेबस था। वो हिल नहीं पा रहा था। जंजीरें उसके दिमाग में भी घुस गई थी, उसके विचारों की टक्कर को रोक रही थी। उसके इमोर्टल एपर्चर में भी जंजीरें थी, जिन्होंने उसकी सारी इमोर्टल एसेंस को सील कर दिया था। लू वे येन तेजी से उसके पास गया और उसके शरीर की रक्षा करने लगा। बुक माउंटेन की चोटी अभी तक फतेह नहीं हुई थी। आसमान में प्राइमोर्डियल डोमेन की परछाई और ज्यादा साफ हो रही थी, लेकिन बिंग साई श्वान कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर से मुस्कुराया। हेवनली कोर्ट की भी अब हवा निकल गई है। पहले भाले हाई हेवनली कोर्ट ने नाजुक मोड़ पर हु एलिवेशन को रोक लिया था, लेकिन उन्होंने अपने तुरूप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे। वो अब थक चुके थे। बिंग साई चुवान बता सकता था कि वो कमजोर हो गए हैं। उसने तुरंत अपने पीछे खड़े 8 एक्सट्रेमिटीज से कहा, वक्त आ गया है, जाओ और बुक माउंटेन पर हमला करो। हेवन एक्सट्रेमिटी गई में, अर्थ एक्सट्रेमिटी गन्नी, ब्लैक एक्सट्रेमिटी सन मिंग लू, येलो एक्सट्रेमिटी जाओ ह्यूओ, स्पेस एक्सट्रेमिटी चैंग बाय, टाइम एक्सट्रेमिटी मान शिनई, फ्लड एक्सट्रेमिटी यूई और डेसोलेट एक्सट्रेमिटी लू टोंगलैन, सभी को हरेक में लाया गया। जैसे ही वो कैलेमिटी लक ऑल्टर से निकले, अन आठों ने एक प्राचीन युद्ध रचना एक्टिवेट की, 8 एक्सट्रेमिटीज। ये प्राचीन युद्ध रचना बहुत खास थी। आमतौर पर प्राचीन युद्ध रचनाएं कई गु इमोर्टल्स की ताकत को एक जगह इकट्ठा करती थी, लेकिन इस प्राचीन युद्ध रचना ने इकट्ठा की गई ताकत को 8 गु इमोर्टल्स में बांट दिया, जिससे 8 एक्सट्रेमिटीज की बैटल स्ट्रेंथ बेहद बढ़ गई और वो रैंक 7 से रैंक 8 एलीट्स बन गए। जैसे हाई 8 एक्सट्रेमिटीज निकले, येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड की दिशा से एक लोगों का ग्रुप आया। उनकी अगुवाई फैंग युआन का एंस्लेवमेंट पाथ क्लोन वू शुआई और 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन से बना दानव कर रहा था। असल में फैंग युआन पीछे इंतजार कर रहा था और हालत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उस मौका दिखा, उसने अपने लोगों को हमला करने के लिए भेजे दिया। हेवनली कोर्ट का दबाव तुरंत बढ़ गया। गू इमोर्टल्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स अपने इमोर्टल गू हाउसेस से बाहर निकल आए। तुरंत बुक माउंटेन के आसपास की लड़ाई अपने सबसे तीव्र चरम पर पहुंच गई। लगभग हर सांस के साथ एक नया किलर मूव इस्तेमाल हो रहा था। बेशुमार किलर मूव्स आपस में उलझ गए और अलग अलग रंगों की एक खूबसूरत आतिशबाजी बनाई। इस चमकदार नज़ारे के अंदर गहरा मारने का इरादा छिपा था। रेड हार्ट ट्रैवलर ने अचानक खून का एक सूरज उठा लिया जो तेजी से चमका और 9 स्पिरिचुअल फेरी को बचाया। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने एक साफ दहाड़ मारी, 9 रंगी दीवार हिली और रोशनी की 9 परतें आपस में मिल गई, बेहद चमकदार हो गई। इसके बाद मिली जुली रोशनी का गोला चमका और 9 स्पिरिचुअल फेरी एक रंग बिरंगे गेंदे में बदल गई। जेन का सर बड़ा और शरीर छोटा था, वो अलग अलग रंगों से चमक रहा था।
उसने इंसानी भाषा में कहा, शुक्रिया। ऐसा कहकर वो 12 ज़ोडिएक जायंट की तरफ बढ़ा। धड़ाम! दोनों विशाल जीव टकराए, धूल के बादल उठे और पत्थर हवा में उड़ गए। जिस पैल 9 स्पिरिचुअल फेरी गई, येलो एक्सट्रेमिटी जाओ ही वो रेड हार्ट ट्रैवलर के पीछे प्रकट हुआ। फ्यू! जैसे ही आग भड़की, रेड हार्ट ट्रैवलर बेखबर पकड़ा गया और येलो एक्सट्रेमिटी का शिकार हो गया। उसका डिफेंसिव किलर मूव भेद दिया गया और उस काफी चोट आई। ये कैसे हो सकता है? रेड हार्ट ट्रैवलर हैरान था, लेकिन उसने तुरंत पलटवार किया। लेकिन अगले हाईपैल, येलो एक्सट्रेमिटी ने स्पेस को चीरा और दूर भाग गया। रेड हार्ट ट्रैवलर ने ये देखा, उसका दिल डूब गया। वो बता सकता था कि येलो एक्सट्रेमिटी एक फायर पाथ कल्टिवेटर था, लेकिन वो एक स्पेस पथ का तरीका इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। तो लॉन्जेविटी हेवन के 8 एक्सट्रेमिटीज किलर मूव न सिर्फ 8 एक्सट्रेमिटीज के विचारों को आपस में जोड़ सकता है और उनकी नज़र साझा कर सकता है, बल्कि वो किलर मूव्स भी साझा कर सकते हैं। किलर मूव 8 एक्सट्रेमिटीज के असर में 8 एक्सट्रेमिटीज ने बेहद आसानी से सहयोग किया। उन्होंने जो बैटल स्ट्रेंथ दिखाई वो कल्पना से परे थी। रेड हार्ट ट्रैवलर बेहद सतर्क हो गया। उसने तेजी से हमलों से बचना शुरू कर दिया। अगले हाईपैल, बेशुमार फौजी चींटियां सुनामी की तरह पहाड़ के बेस पर फैल गई और तेजी से पहाड़ के बीच तक पहुंच गई। वुशवाई पहाड़ पर नहीं चढ़ा, वो बाहर से अपनी फौज को कंट्रोल कर रहा था। डिवाइन एम्परर सिटी ने फौजी चींटियों से लड़ने के लिए बेशुमार डिवाइन बीन सोल्जर्स भेजे। असफरा तफरी भरी लड़ाई में एक शख्सियत एक बेलगाम ड्रैगन की तरह निकली। वो जहां भी जाता वहां बड़ी बड़ी लहरें उठती। उसके पीछे एक चोगा था जो खून जैसा लाल था। वो जहन बूडू था। फेरी यूजू पहले हाई 8 एक्सट्रेमिटीज को रोकने चली गई थी, जबकि फेरी मिंग हाओ को जहन बूडू ने फिर से दूर फेंक दिया था। यूज रोको! फेरी मिंग हाओ जोर से चिल्लाई। रुअनदान पास में ही था। ये सुनकर वो हिचकिचाया। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। जो जोंगशिन ने दांत पीसे, वो जहन बूडू के सामने खड़ा हो गया। इमॉर्टल किलर मूव, रूमर्स बिकम टाइगर्स। खूंखार टाइगर दहाड़े और शान से जहन बूडू की तरफ बढ़े। जहन बूडू ने अपने मुंह से सांस खींची और सारे टाइगर्स उसके पेट में समा गए। वो आसानी से जो जोंगशिन के सामने पहुंच गया। जहन बूडू ने सीधा एक घूंसा मारा, जो जोंगशिन की छाती के आर पार हो गया और उसका हाथ उसके पीछे से निकला। जोंगशिन की एड़ फटी की फटी रह गई। वो वहीं पर मर गया। जहन बूडू ने अपना हाथ लहराया। इस लाश को दूर फेंक दिया गया। उसकी अगली मुलाकात जागी हुई गु इमॉर्टल फेरी मेडन सोल से हुई। जहन बूडू जोर से चिल्लाया। उसकी दानव जैसी ताकत ने फेरी मेडन सोल को मिटा दिया। उसकी आत्मा पूरी तरह से नाश हो गई। जहन बूडू ने पैर पटका और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। इस बार स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड ने भी हमला करना बैंड कर दिया था। उसने और कोई स्टार पिलर्स नहीं छोड़े। स्टार कॉन्स्टलेशन बचपन में खुशी से हंस रही थी। वो पहाड़ के पीछे घूमती, रंग बिरंगे फूलों के खेतों में फिरता और मिठाई पहाड़ी झरनों से खेलती थी। उसने एक छोटे समझदार तेंदुआ बिल्ली को छेड़ा, जिसे उसने इत्तेफाक से बचाया था। इन आखिरी दिनों में वो अक्सर गुफा में उससे मिलने, खाना खिलाने और उसके साथ खेलने आती थी। तुम फिर से खेल रही हो? अचानक पीछे से एक आवाज आई। बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन का शरीर कांप उठा। उस लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है जब वो धीरे से मुड़ी और सफेद चोगे में गंभीर चेहरे वाले प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल को देखा। मास्टर! स्टार कॉन्स्टलेशन ने अपना सर झुका लिया, धीमे से कहा, अपना हाथ दो। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक रूलर निकाला। स्टार कॉन्स्टलेशन ने दांत पीसते हुए अपना छोटा सफेद हाथ आगे बढ़ाया। चटाक! रूलर उसकी हथेली पर पड़ा और एक लाल निशान छोड़ गया। तेज दर्द ने उस पर हमला किया, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन ने अपने आंसुओं को रोक लिया। तुमने हाल ही में जो होमवर्क किया है वो बिल्कुल बेकार है। किलर मूव्स ट्रेन करने के बजाय तुम यहां एक बिल्ली के साथ खेल रही हो। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने स्टार कॉन्स्टलेशन के पीछे तेंदुआ बिल्ली को देखा। बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन की आंख में तुरंत आंसू आ गए। मास्टर, गुस्सा मत होइए, लिटिल येलो को मत भगाइए। उसके जख्म अभी ठीक हुए हैं। मैं वादा करती हूं मैं अपने किलर मूव्स की प्रैक्टिस जरूर करूंगी। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी नज़र स्टार कॉन्स्टलेशन पर टिका दी, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन ने हिम्मत जुटाई और अपनी नज़र यूएस पर टिकी राखी, जैसे वो तेंदुआ बिल्ली को हर हाल में बचाएगी। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का चेहरा सख्त था। उसने बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन को उठा लिया। मेरे साथ चलो। स्टार कॉन्स्टलेशन ने महसूस किया कि एक तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही है और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। कुछ देर बाद हवा की दहाड़ अचानक रुक गई और उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन को छू रहे हैं। एक नज़र देखो।
प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की आवाज यूएस तक पहुंची। स्टार कॉन्स्टलेशन ने अपनी इल्ल खोली और देखा कि वो एक खंडार में है। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई, उसकी नजर जलते हुए घरों और आदमी, औरत, बूढ़े और जवान की लाशों से भरी हुई थी। ये गांव शांत और सुकून भरा था, लेकिन क्योंकि ये रीजनल दीवार के पास है, वेरिएंट ह्यूमन डाकुओं का एक गिरोह GHUS आया और सबका कत्ल आम कर दिया। क्या तुम जानती हो ऐसी हालत कितनी बार होती है? प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने पूछा। बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन गहरी सदमे में थी, अनजाने में अपना सर हिला रही थी। इस तरह की हालत लगभग हर रोज हो रही है। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक आह भरी, सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के किनारों पर ही नहीं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर भी वेरिएंट ह्यूमंस के कुछ लोग बचे हुए हैं। वो कभी कभी बाहर आते हैं और हम इंसानों को मार डालते हैं। हेवनली कोर्ट पहले से हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट में स्थापित है, इंसानियत का पूरा दबदबा है, जबकि वेरिएंट ह्यूमन सुपर फोर्सेज या तो छुप गई हैं या सेंट्रल कॉन्टिनेंट छोड़कर चली गई हैं। बाकी 4 रीजन्स का क्या? वहां अभी भी वेरिएंट ह्यूमंस की ताकत है। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन ने जल्दी से जवाब दिया, मैं जानती हूं। मैंने सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स से सुना है कि मास्टर ने 5 रीजन्स में घूमकर सभी वेरिएंट ह्यूमन सुपर फोर्सेस पर हमला किया। चाहे कितने भी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स क्यों ना हो, वो आपको हरा नहीं सकते। लेकिन वो सब छुप गए, इसीलिए हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। सही कहा। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। जब इमॉर्टल एपर्चर्स दुनिया में रखे जाते हैं तो वो एक कण के साइज तक सिकुड़ जाते हैं। उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल है, जैसे समुंदर में सुई ढूंढना। इसी वजह से भले ही इंसानियत के पास में हूं एक इमॉर्टल वेनरेबल जो दुनिया में अजय है, हम फिर भी अनवेरिएंट ह्यूमन से छुटकारा नहीं पा सके हैं। हालांकि हमने सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया है, बाकी 4 रीजन्स अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। क्योंकि हमारी इंसानी आबादी बहुत कम है, हम वेरिएंट ह्यूमन से मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही हम चारों रीजन्स के वेरिएंट ह्यूमन गू मास्टर्स और आम लोगों को निशाना बनाएं, भले ही हम उन सबको मार डालें, जब तक वो वेरिएंट ह्यूमन ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस मौजूद हैं, वो आसानी से बेशुमार वेरिएंट ह्यूमंस पैदा कर सकते हैं। एक बार ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस छुप जाते तो उन्हें ढूंढना मुश्किल था, और अंदर का वक्त बाहर की दुनिया से बहुत तेज था। अंदर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ सकती थी। हर कुछ वक्त में ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस अपना प्रवेश द्वार खोल सकते थे और अतिरिक्त आबादी को चारों रीजन्स में छोड़ सकते थे। इन गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स हाई वेरिएंट ह्यूमंस की नींव हैं। अगर हम उनकी सही जगह नहीं ढूंढ पाए तो जब मैं मर जाऊंगा, इंसानियत फिर से एक खतरनाक स्थिति में होगी, अतीत की त्रसादी फिर से दोहराई जाएगी। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक गहरी आह भरी और बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन के बालों पर हाथ फेरा। इसीलिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। किस्मत ने यह तय कर दिया है कि तुम भविष्य की इमॉर्टल वेनरेबल बनोगी और विजडम पथ बनाओगी। विजडम पाथ के साथ हम ज्यादातर ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस की जगह का पता लगा सकते हैं। हम अनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को मार सकते हैं और आने वाली बेशुमार पीढ़ियों के लिए इंसानियत की समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। जिंगसू, तुम्हें समझना होगा कि तुम खेलने में जो हर एक पाल बर्बाद करती हो, उसमें हमारे और भी लोग वेरिएंट ह्यूमंस की तलवारों के नीचे मर जाते हैं। उनमें से बहुत से बूढ़े लोग हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो तुम्हारी उम्र के हैं। जब तुम खेल रही होती हो तो तुम्हारी उम्र के बच्चे खून के तालाब में पड़े होते हैं, कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहते। बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन का चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया था और उसने चुप्पी में अपने होठ भींच लिए थे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने फिर से अपना किलर मूव इस्तेमाल किया, यूस पहाड़ के पीछे वापस ले आया। उसने उस और कोई हिदायत नहीं दी और उस अकेला छोड़ दिया। कई दिन बाद बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन ने तेंदुआ बिल्ली लिटिल येलो से विदाई ली। हालांकि लिटिल येलो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, उसने फिर भी उस जंगल में वापस भेजे दिया। जब वो अकेली थी, वो जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों को पकड़कर धीरे धीरे खुद ही रोने लगी। हालांकि मास्टर बिल्कुल सही हैं, पर मैं तो बस एक बच्ची हूं। सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स मस्ती कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि किस्मत ने मुझे भविष्य का इमॉर्टल वेनरेबल बना दिया है? बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन रात तक बहुत देर रोती रही। आसमान सितारों से भरा हुआ था। वो धीरे से उठी, उसके छोटे गोल चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। उसके दिल से सितारों की रोशनी का एक गोला फूटा। स्टार कॉन्स्टलेशन ने इस सितारों की रोशनी को पकड़ा और उस पहाड़ के पीछे फेंक दिया। सितारों की रोशनी का ये गोला उसकी परछाई से हल्का फुल्का मिलता जुलता था। बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन ने इस सितारों की परछाई से कहा, असल में मैं इमॉर्टल वेनरेबल नहीं बनना चाहती, लेकिन किस्मत को बदला नहीं जा सकता।
सब लोग मुझसे इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना होगा और पूरी इंसानियत के लिए खुशियां लानी होंगी। अगर अगला जन्म मिला तो मैं चाहती हूं कि तुम जी भर के खेलो और इस जन्म में मेरे अफसोस की भरपाई करो। सितारों की परछाई वहीं रही। बच्ची स्टार कॉन्स्टलेशन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक नाम देती हूं, क्योंकि मास्टर अक्सर मेरी समझदारी, चमकदार इल्म और सफेद दांतों की तारीफ करते हैं। चलो तुम्हें मिंगहाओ बुलाते हैं। सितारों की परछाई नाम मिलने के बाद बहुत खुश लग रही थी, वो जल्दी से चली गई। किशोर स्टार कॉन्स्टलेशन एक जवान लड़की बन गई और अब वो एक इमोर्टल थी। वो सिर्फ बंद कमरे में कल्टीवेशन नहीं करती थी, वो अक्सर अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा करती थी। सिर्फ बैंड दरवाजों के पीछे कल्टिवेट करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस जो करना था वो प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की विरासत को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि विजडम पाथ बनाना था। जब वो एक भेस बदलकर ईस्टर्न सी में घूम रही थी, उसकी पहचान एक गू इमॉर्टल से हुई। कुछ इत्तेफाकों के तहत वो और ये गू इमॉर्टल बार बार एक दूसरे से टकराए। उन्होंने मिलकर लड़ाई की और वेरिएंट ह्यूमन कबीलों से छुटकारा पाया। उन्होंने समुद्री खायों की खोज की और इस तरह उनकी दोस्ती गहरी होती गई, जो आखिरकार पसंद की भावनाओं में बदल गई। लेकिन तुम एक वेरिएंट ह्यूमन हो। जब स्टार कॉन्स्टलेशन ने अपने प्रेमी का असली चेहरा देखा तो वो हैरानी से पीछे हट गई। जिंगर, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, प्लीज मेरी बात सुनो। उसका प्रेमी बेचैन था। स्टार कॉन्स्टलेशन ने हालांकि अपना सर हिलाया और आसमान में उड़ गई। उस आदमी ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी गहरी चोटों के कारण वो आखिर में आसमान से गिर गया। जब उस होश आया तो उसने पाया कि वो एक समुंदर के किनारे पर लेटा है और स्टार कॉन्स्टलेशन उसके पास है। तुमने मुझे बचाया, जिंगर। मैं जानता हूं ये तुम हो। तुम कहां हो? बाहर आओ और मुझसे मिलो। वो आदमी हैरान और खुश दोनों था जब वो उठने की कोशिश कर रहा था और अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन आखिर में उसको कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में वो सिर्फ यूएस द्वीप को छोड़ सकता था। डूबते सूरज के नीचे उसकी अकेली जाती हुई परछाई को देखते हुए स्टार कॉन्स्टलेशन समुंदर के किनारे पर खड़ी हुई और खुद को जाहिर किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उससे जुदा होने का दुख साफ झलक रहा था। तुम्हें एक वेरिएंट ह्यूमन हाई क्यों होना था? कितना अच्छा होता अगर तुम इंसान होते। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे शादी करने के बारे में सोच लिया था? रिवाजों के मुताबिक मास्टर ने दहेज के रूप में मेरे लिए एम्ब्रॉयडर्ड टावर पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्टार कॉन्स्टलेशन हूं, इंसानियत की भविष्य की इमॉर्टल वेनरेबल। मुझे अपने लोगों के लिए वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल से छुटकारा पाना है। अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन गई तो मैं अनपढ़ हमला कैसे कर सकूंगी? एक बार वेरिएंट ह्यूमंस आराम से रहने लगे तो इंसानियत के भविष्य का क्या होगा? उसके मास्टर की उम्मीदें, इंसानियत की आशा और उसके आसपास के लोगों का समर्थन, ये सारे बोझ स्टार कॉन्स्टलेशन के कंधों पर थे। लेकिन उसका दिल अभी भी दुखता था। अधूरे प्यार का दर्द उसकी आत्मा को लगभग चीर रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन के दिल से सितारों की रोशनी फूटने लगी। उसने फिर से सितारों की रोशनी के इस गोले को पकड़ा। वो सितारों की परछाई से बुदबुदाई, क्योंकि उसने मेरी खूबसूरती और प्रतिभा की तारीफ की। मैं तुम्हारा नाम यूजू रखूंगी। अगर अगला जन्म मिले तो प्लीज मेरे लिए अच्छे से जीना, इंसानियत के भविष्य की परवाह मत करना, लोगों की सुरक्षा के बारे में मत सोचना, सिर्फ एक बार अपने लिए जीना और स्वार्थी बनना। आगे बढ़ो और प्यार करो, तुम जी भर के रो सकती हो। सितारों की परछाई लहराई जैसे वो यूज जवाब दे रही हो। अपने बाद के सालों में स्टार कॉन्स्टलेशन पहले ही एक वेनरेबल बन चुकी थी। एक हॉल के अंदर वो मुख्य सीट पर बैठी थी, अपनी सीनियर सिस्टर को देख रही थी जिसने हमेशा उसका समर्थन किया और उसकी देखभाल की। वो उसके लिए उसकी अपनी मां जैसी थी। मुझे ये करने दो, सीनियर सिस्टर चिल्लाए। आंसू, तुम महान इमॉर्टल वेनरेबल हो। तुम स्वर्ग की इच्छा से एक होने के लिए खुद को कुर्बान नहीं कर सकती। नहीं, स्टार कॉन्स्टलेशन ने धीरे से अपना सर हिलाया। ठीक इसीलिए कि मैं इमॉर्टल वेनरेबल हूं, मुझे ये करना होगा। सीनियर सिस्टर की आंख में आंसू भरे हुए आंसू, तुम सिर्फ 3 साल की थी जब तुम मास्टर की शिष्य बनी। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है। मैंने तुम्हें धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा है, कदम दर कदम परिपक्व होते हुए, और आखिरकार इंसानियत की स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बनते हुए। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस प्रक्रिया में तुमने कितना दुख और दर्द सहे है। तुमने इन सालों में पहले ही बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। अब तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है और सबकी उम्मीदों को पूरा किया है। एफ्लैट और कुर्बानी मत दो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत वक्त है वो करने के लिए जो तुम करना चाहती हो। क्या तुम अक्सर मुझसे शिकायत नहीं करती थी?
हालांकि तुम्हारी जिंदगी शानदार लगती थी और बेशुमार लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत से अफसोस हैं। आंसू, अब से तुम एक बेहतर जिंदगी की हकदार हो। तुमने इंसानियत के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, अब वक्त है कि तुम अपने लिए जियो। तो इस बार मुझे स्वर की इच्छा से एक होने दो। स्टार कॉन्स्टलेशन मुस्कुराई, उसकी परछाई चमकी और उसकी सीनियर सिस्टर के सामने प्रकट हुई। उसने धीरे से अपनी सीनियर सिस्टर के आंसू पोंछे और अपने दिल से सितारों की रोशनी का एक गोला निकाला। सीनियर सिस्टर, आपने मेरी महान उदारता की तारीफ की। मैं इन सितारों की परछाई का नाम फंग या रखूंगी, उस मेरी जगह आपके साथ रहने दूं। मैं जन्म से अनाथ थी, आपने पूरी जिंदगी मेरी देखभाल की। आप मेरी बहन हैं और मेरी मां जैसी भी। मैं आपको ये कैसे करने दे सकती हूं? वैसे भी मैंने पहले ही इतना कुछ कुर्बान और त्याग दिया है, ये मेरे लिए एक आदत सी हो गई है। हाँ हाँ, फैंग या को यहाँ रहने दो और आपकी देखभाल करने दो, वो जिंदगी में मेरे अफसोस की भरपाई करने में मेरी मदद करेगी। मैंने पीछे 3 सितारों की परछाइयां छोड़ी हैं, वो मेरे पुनर्जीवन के लिए भी मेरी व्यवस्थाएं हैं। मैं वो दिन नहीं देखना चाहती जहां मैं पुनर्जीवित हो सकूं, लेकिन अगर हालत इस हद तक बिगड़ गई और मैं पुनर्जीवित हो गई, तो मैं आपकी बात सुनूंगी, मेरी सीनियर सिस्टर। भूल जाओ इस दुनिया को या पूरी इंसानियत को, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। एक बार के लिए मैं भी स्वार्थी बनना चाहती हूं। क्रेज डेमन केव। जब मिंग हाओ, यू जू और फैंग या जागी, तो उन्हें एक तबाहकुन खबर मिली। फेट गू बर्बाद हो गया था, हेवनली कोर्ट एक भयंकर स्थिति में गिर गया था, महान दानव फैंग युआन उठ खड़ा हुआ था, सत्य का मार्ग घाट रहा था जबकि दानव बढ़ रहे थे, सेंट्रल कॉन्टिनेंट चारों तरफ से खतरे से घिरा हुआ था। मैंने कभी खुद से वादा किया था, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। अपनी खुशी के लिए जीना, अपने प्यार के लिए जीना और अपनी खुशी के लिए जीना। क्या वे गलत थी? मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। मैंने विजडम पाथ बनाया, मैंने ज्यादातर वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स से छुटकारा पा लिया, मैंने इंसानियत को समृद्धि के रास्ते पर भी ले जाया। ए फ्लैट मेरे आराम करने का वक्त था। लेकिन क्यों क्यों मैंने अनजाने में योजनाएं और व्यवस्थाएं बनाई? वे यहां अभी भी क्यों लड़ रही हूं? क्यों? फेरी मिंगहाओ ने उठती हुई आग और धुएं को देखा, उसने अपने होठ सिकोड़ लिए। फेरी यूजू ने डेमन इमॉर्टल चीजुए और 8 एक्सट्रेमिटीज को ठंडी नजर से देखा। फेरी फंग या ने आगे बढ़ते हुए जहन बूडू को देखा और साफ तौर पर मुस्कुराई। इस पल तीनों फेरीज के शरीर पर सितारों की रोशनी चमकी, जो तेज चमक से गूंज रही थी। तीनों इमॉर्टल्स ने एक साथ पढ़ा, एक न स्व अर्थ त्याग का जीवन, लोगों की चिंता और मदद करना, अपने शरीर और जीवन को कुर्बान करना, ताकि सितारों की रोशनी दुनिया को रोशन करे। पुनर्जीवन पर सब कुछ बदल गया, पांचों रीजन्स पहचाने नहीं जा रहे थे। सिर्फ मेरा दिल वैसा ही रहा, 3 अवतार स्वर को बचाने के लिए एक हो जाते हैं। सितारों की रोशनी जुड़ी और एक हो गई, उसकी चमक आसमान की तरफ उठ रही थी। रोशनी ने जल्द ही एक अद्वितीय सुंदरता वाली इमॉर्टल का रूप ले लिया, उसकी ऊँच आसमान में सितारों की तरह चमक रही थी। स्टार कॉन्स्टलेशन, स्टार कॉन्स्टलेशन, स्टार कॉन्स्टलेशन, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल। बुक माउंटेन की चोटी पर 3 स्टार एवटार्स के एक होने और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल में बदलने के दृश्य ने खून से साने इमॉर्टल्स को हैरान कर दिया। हालांकि इमॉर्टल्स फेट गू के नाश होने के साथ वेनरेबल्स के पुनर्जीवन की उम्मीद कर रहे थे, जब एक वेनरेबल सचमुच उनके सामने पुनर्जीवित हुआ, तो वो फिर भी तीव्र झटके से बच नहीं पाए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, 10 वेनरेबल्स में से एकलौती महिला। उसने विजडम पथ बनाया, प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की इच्छा को आगे बढ़ाया, हेवनली कोड का विकास किया, स्वर की इच्छा से एक हो गई और हेवनली कोड को 3 डेमन वेनरेबल्स का सामना करने में मदद की। उसका नाम इंसानियत के इतिहास में हमेशा चमकता रहा, उसकी शानदार प्रतिष्ठा कभी धुंधली नहीं हुई। ए फ्लैट, वो पुनर्जीवित हो चुकी थी। स्टार कॉन्स्टलेशन, ये घुसा खा। जहन बूडू को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई जब उसने पहाड़ की चोटी पर कदम रखा, और एक गरजती आवाज के साथ उसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर हमला कर दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पुनर्जीवन ने फैंग युआन को हैरान नहीं किया। असल में उस पहले से हाई मिंग हाओ, यू जू और फैंग या की पहचान के बारे में कुछ अंदेशे थे। इन तीनों के पास बेहद ऊंची ताकत थी, वो सभी सूडो वेनरेबल्स थे। सिर्फ ये एक बात ही समस्या को समझाने के लिए काफी थी। हेवनली कोड फेट को ठीक करने में लगी हुई थी और इसके लिए 10 लाख साल से ज्यादा काम किया था। लेकिन महत्वपूर्ण फेट वॉर में हेवनली कोड की रक्षा के लिए सिर्फ एक सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ ड्यूक लॉन्ग था। लेकिन अभी क्रेज डेमन केव में हेवनली कोड ने अचानक 3 सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ एक्सपर्ट्स को सामने लाया था,
इससे साबित होता था कि ये 3 महिला इमॉर्टल्स सिर्फ फेट गू के नाश होने के बाद ही पुनर्जीवित हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फेट वो में हिस्सा क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो पुनर्जीवित सूडो वेनरेबल्स थी, उनके नाम इतिहास में मशहूर होने चाहिए थे, लेकिन वो रहस्य में लिपटी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण, शुरू से हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का कोई निशान नहीं था। इन कई सुरागों और अपनी मजबूत विजडम पद की प्राप्ति के साथ फैंग युआन ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन 3 इमॉर्टल्स के स्टार कॉन्स्टलेशन होने की संभावना लगातार साफ होती जा रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फैंग युआन ची सी एंसेस्टर, जहन बूडू और वू श्वाई जैसे क्लोन्स बना सकता था, तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल वैसा क्यों नहीं कर सकती थी? बस ये था कि स्टार कॉन्स्टलेशन के 3 अवतार फैंग युआन के क्लोन से ज्यादा गहरे और रहस्यमयी थी। तीनों फेरीज एक साथ मिलकर स्टार कॉन्स्टलेशन बांध सकती थी। जहन बूडू ने पुनर्जीवित स्टार कॉन्स्टलेशन के खिलाफ कोई डर नहीं दिखाया। उसका घूंसा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर लगने से पहले ही उसके घूंसे से निकली तेज हवा ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लंबे बालों को हवा में उड़ा दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हालांकि मुस्कुरा रही थी। अगले हाइपैल जहन बूडू ने स्टार कॉन्स्टलेशन को मारा, लेकिन वो उसके आर पार निकल गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की शख्सियत एक भ्रम के बुलबुले की तरह गायब हो गई। ये नकली था, ये सिर्फ एक भ्रम था। जहन बूडू को इसका एहसास हुआ और उसने तुरंत एक जांच का तरीका एक्टिवेट किया, लेकिन वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के मुख्य शरीर का पता नहीं लगा सका। स्टार कॉन्स्टलेशन, जरा रुको। अचानक कैलेमिटी लक ऑल्टर से इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की आवाज आई। हवा में सुनहरी रोशनी फैली, जिसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की शख्सियत को जाहिर किया। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक किलर मूव इस्तेमाल किया। उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फेरी फंग या का टैलेंट गू और फेरी यूजू का सीरियस गू और लर्निंग गू, जो डिवाइन एम्परर सिटी से अस्थायी रूप से निकाले गए थे, एक के बाद एक एक्टिवेट हो गए। इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हुई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की शख्सियत फिर से भ्रम जैसी हो गई। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की सुनहरी रोशनी अब उस रोक नहीं सकी। सबकी नजरों के सामने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल शान से आसमान में उड़ी और प्राइमोडियल डोमेन में दाखिल हो गई। लानत है, जहन बूडू ने दांत पीसते हुए उसका पीछा किया। हालांकि भले ही उसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को पकड़ लिया, वो एक ऐसी परछाई जैसी थी जिसे जहन बूडू परेशान नहीं कर सकता था। वो तेजी से प्राइमोडियल डोमेन की गहराइयों में चली गई, लेकिन जहन बूडू प्राइमोडियल डोमेन के आर पार निकल गया। बिना खास तरीकों के प्राइमोडियल डोमेन में घुसने का कोई रास्ता नहीं है। जहन बूडू की ईढ़ में गुस्सा जल रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पुनर्जीवित हो चुकी थी, लेकिन उसने जहन बूडू से लड़ाई नहीं की, बल्कि सीधा प्राइमोडियल डोमेन की तरफ जाने का फैसला किया। वो एक वेनरेबल थी, वो आसानी से हमला नहीं कर सकती थी, वरना वो ची सी एंसेस्टर की तरह लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के तरीकों से दबा दी जाती। वो हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स, बुक माउंटेन और पूरे बैटलफील्ड की परवाह किए बिना सीधा चली गई, लेकिन ये एक घातक चाल बन गई। लू वेयन का चेहरा राख जैसा और बेहद परेशान था। प्राइमोडियल डोमेन क्रेज डेमन केव की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण कारक था। उन्होंने बुक माउंटेन पर तेजी से हमला इसीलिए किया था ताकि हेवनली कोर्ट को प्राइमोडियल डोमेन हासिल करने से रोक सकें। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल प्राइमोडियल डोमेन हासिल ना कर पाए, वो सीधा उसके अंदर उड़ सकती है। जहन बूडू के पास सही तरीके नहीं थे और वो उस रोक नहीं सका। असल में इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने भी हमला किया, लेकिन वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को रोकने में नाकाम रहा। हम क्या करें? लू वेयन समझ नहीं पा रहा था। एक बार जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अपने खोए हुए अटेनमेंट लेवल को पूरा करने के लिए प्राइमोडियल डोमेन में दाखिल हो जाएगी, तो वो जल्दी ही एक विजडम पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन जाएगी और विजडम पाथ डाउ लॉर्ड का अपना दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। क्या हेवनली कोर्ट इस दुनिया के भविष्य को कंट्रोल करना जारी रखेगा? बिंग साई चुवान ने निराशा से आह भरी। जरूरी नहीं। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन ने टांस कासा। चलो। अगले हाइपैल कैलेमिटी लक ऑल्टर चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली और फिर एक साथ जुड़कर एक रास्ता बनाया जो आगे तक फैला हुआ था। यह कैलेमिटी लक ऑल्टर का किलर मूव था, लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ। उसी समय सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड में तैनात लक सप्रेशन हेवनली पैलेस ने भी एक शानदार रोशनी छोड़ी। जब से लक सप्रेशन हेवनली पैलेस को क्रेज डेमन केव में लाया गया था, उसने एक्टिवली हिस्सा लिया था और लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के दुनियाओं के विकास से संबंधित डिडक्शंस में सहयोग किया था,
वो इसमें गहरी तरह से शामिल हो गया था। लक सप्रेशन हेवनली पैलेस की रोशनी कैलेमिटी लक ऑल्टर पर पड़ी, जिसने लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ में रहस्यमयी बदलाव किए। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन कैलेमिटी लक ऑल्टर से बाहर निकला और सुनहरे रोशनी के रास्ते का पालन करते हुए प्राइमोर्डियल डोमेन में दाखिल हो गया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को रोकने में असमर्थ था, लेकिन उसके पास दुनिया में नंबर 1 लक पाथ की प्राप्ति थी। उसने कैलेमिटी लक ऑल्टर और लक सप्रेशन हेवनली पैलेस का इस्तेमाल करके प्राइमोर्डियल डोमेन में प्रवेश किया। लॉन्जेविटी हेवन के इमॉर्टल्स ने ये देखकर जश्न मनाया, लेकिन फैंग युआन के लोग पीले पद गए थे। लानत है, लानत है। लू वे यन का चेहरा बेहद परेशान था। हालांकि लॉन्जेविटी हेवन फैंग युआन के साथ सहयोग कर रहा था, उनका मुख्य उद्देश्य उसका इस्तेमाल करना था। अभी इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने सीधा फैंग युआन को छोड़ दिया और खुद प्राइमोर्डियल डोमेन में दाखिल हो गया। ये साफ था कि वो प्राइमोर्डियल डोमेन में अपने लकपात अटेनमेंट लेवल को पूरा करने और एक बार फिर लकपात डाउ लॉर्ड बनने की कोशिश कर रहा था। हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन दोनों ने फैंग युआन को किनारे कर दिया। क्या ये एक वेनरेबल की नींव है? सीओ ही जियान ने आ भरी। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का इरादा डगमगाने लगा। फैंग युआन इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के आत्मविश्वास का स्रोत था, लेकिन वर्तमान में ये साफ था कि फैंग युआन डू वेनरेबल से मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का मनोबल तेजी से गिर गया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस समय फैंग युआन का मुख्य शरीर येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड से इधर आया। उसका चेहरा अभी भी शांत था। लू वे यन की एडी में उम्मीद की किरण चमकी। लॉर्ड फैंग युआन, आपके पास कोई तरीका है? फैंग युआन ने सर हिलाया, राइजिंग क्लाउड सिटी की तरफ देखते हुए। कीजू, चलो एक बार फिर सहयोग करते हैं। डेमन इमॉर्टल चीजू राइजिंग क्लाउड सिटी से उड़कर आया है। मैं जानता था कि जब तुमने मुझे रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस दिया था तब तुम्हारे कुछ गलत इरादे थे, लेकिन तुम्हारे किलर मूव में कोई समस्या नहीं है। आओ चलो मिलकर काम करते हैं। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया, चीसी क्लोन के इमॉर्टल एपेचर से हु लैंड निकालते हुए। उसी समय शी लैंड डेमन इमॉर्टल ची जुए के ऊपर प्रकट हुआ। हु लैंड और शी लैंड एक साथ आए और एक दूसरे पर चमके। लू वे यन ने यह देखकर खुशी से झूम उठा। मैं समझ गया, लेस देन ग्रेटर देन में इसका जिक्र है। लेस देन ग्रेटर देन, अध्याय 5, अनुच्छेद 37। विजडम गू को सेल्फ गू ने काट लिया। उस बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने का फैसला किया। विजडम गू ने लिए गू को ढूंढा। मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे शब्दों में ज्ञान भरा होता है। वो दूसरों को सलाह देंगे और उनकी मदद करेंगे। ये नहीं चलेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। लिए गू ने पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? विजडम गू ने कहा, यह आसान और सरल है। रेंजू और उसके बच्चे अभी प्राइमोर्डियल डोमेन में हैं। प्राइमोर्डियल डोमेन के सामने शी लैंड है, जबकि उसके पीछे हु लैंड है। प्राइमोर्डियल डोमेन में जाओ और रेंजू को धोखा दो। उस बताओ कि सामने हु लैंड है जबकि पीछे शी लैंड है। लिए गू उलझन में था। इससे तुम्हें बदला लेने में मदद मिलेगी? विजडम गू जोर से हंसा। इंसानों को सांस छोड़ने से पहले सांस अंदर खींचने की जरूरत होती है। वहीं शी लैंड और हु लैंड जमीन और आसमान की सांसें हैं। बस मेरे निर्देशों का पालन करो। लिए गू ने विजडम गू के इंतजामों का पालन किया और प्राइमोर्डियल डोमेन में गया। उसने रेंजू से कहा, इंसान, तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम एक जादुई जगह पर हो। अगर तुम आगे जाओगे तो हु लैंड पहुंचोगे और अगर पीछे जाओगे तो शी लैंड पिए हंचोज। रेंजू प्राइमोर्डियल डोमेन छोड़ने के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा, बीस्टमैन ने एक बार मुझे हु लैंड ना जाने की सलाह दी थी। इस स्थिति में मैं पीछे की तरफ जाऊंगा और शी लैंड जाऊंगा। रेंजू अपने बच्चों ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल और कैफ्री विजडम हार्ट के साथ प्राइमोर्डियल डोमेन के पीछे की तरफ बढ़ा। इस तरह वो हु लैंड पहुंच गए। यह शी लैंड नहीं है। कैफ्री विजडम हार्ट जानती थी कि उन्हें धोखा दिया गया है। रेंजू ने अपनी छाती थपथपाई। खुशकिस्मती से मैं एक बार मर चुका हूं और बट्रेयल गू मुझे पहले ही छोड़ चुका है, वरना अगर मैं परवाह करता तो बट्रेयल गू मुझे नुकसान पहुंचाता। लेकिन ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल को अचानक कुछ एहसास हुआ और वो चिल्लाया, ये बुरा हुआ। क्या हुआ? रेंजू पूछने हाई वाला था कि सेल्फ गू उसके शरीर से बाहर निकल गया। सेल्फ गू ने रेंजू को छोड़ दिया, एक वाक्य पीछे छोड़ते हुए। ओह इंसान, जब तुमने एटीट्यूड गू को मुझ पर रखा, तुमने खुद को भी धोखा दिया, इसीलिए मुझे छोड़ने के लिए दोष मत देना। एक जमाना था, रेंजू ने वीक गू की रक्षा की। वीक गू ने रेंजू से एटीट्यूड गू को सेल्फ गू पर रखने के लिए कहा ताकि वो खुद को धोखा दे सके।
एक परफेक्ट धोखा बनाया जो प्रेडिकमेंट को भी धोखा देने में कामयाब रहा। अगर इंसान खुद को धोखा दे तो उनका आत्मबोध चला जाएगा और व्यक्ति खुद को खो देगा। रेंजू गुस्से और चिंता में था। क्या करूं, सेल्फ गू ने मुझे छोड़ दिया। इसके बिना मैं आज़ादी कैसे पाऊंगा? मैं किस्मत के बंधनों से कैसे मुक्त होऊंगा? सेल्फ गू ने एक बार बिट्रेयल गू को काटा था, इसीलिए उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति आ गई। मैं पहले ही उससे नाखुश था। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल की एबिलिटी, गू ने चिल्लाया। कुशल लोग स्वाभाविक रूप से खुद से नाखुश होते हैं। सेल्फ गू जल्द ही हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा, हमें पीछा करना होगा। कैफरी विजडम हार्ट ने याद दिलाया। तीनों ने तुरंत सेल्फ गू का पीछा किया। सेल्फ गू बहुत तेजी से गया और एक नदी में डूब गया। नदी की सतह शांत थी और यूएस पर हर आकार के बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। ये रिवर ऑफ टाइम है। नदी पर तैरने वाली बर्फ को ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस कहते हैं। रेंजू के ग्रुप ने इसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने ये ज्ञान की अनकून क्रिस्टल वॉल में प्राप्त किया था। रेंजू ने दूर देखा और कहा, मुझे लगता है सेल्फ गू तैरती हुई बर्फ के बीच में छिपा हुआ है। चलो जल्दी से जाकर उस पकड़ते हैं। चैप्टर एंड।